Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the chapter The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So Khushwant Singh was very experienced person. He experienced a lot in his life. He wrote on partition of India and Pakistan. His famous novel is The Train to Pakistan, right? So in this chapter, he beautifully penned down the bond between grandmother and grandson. This story is written in 4 phases. Uh, in first phase, he described his childhood when he lived with her grandmother. Her grandmother used to take him to his school. In the next phase, he explained when they went to city, and third phase was when he went to university, and the fourth phase was when he left this house and he have to go to abroad for study, right? So let's start. Line by line reading and line by line explanation, right? My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी जैसे कि हर सभी की दादी एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. वो उसी तरीके से उतनी ही पुरानी, इतनी ही बूढ़ी लगती थी. उनके जो फेस पे ब्रिंकल्स थे वो 20 साल से वैसे ही थे. जब से मैं उनको जानता हूँ तब से उनके फेस पे वो ब्रिंकल्स, उनके बुढ़ापा मैं वैसा ही देखता आ रहा हूँ. मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब क्या चेंज होती और कितनी बूढ़ी होती. तो उसी तरीके से जो उनकी दादी थी वो उतनी बूढ़ी थी. वो 20 साल से वही सेम फेस, वही सेम फिजिक उनका देखते आ रहे थे, वही देख रहे थे, राइट? पीपल सेड दैट शी हैड वंस यंग एंड प्रिटी. लोग कहते हैं कि वो कभी जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी. एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनके पास एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था बिलीव करने को. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस, राइट? सो वो बताते हैं, अब उन ग्रैंड मदर को बता रहे हैं तो अपने ग्रैंड फादर को बता रहे हैं. अब उन ग्रैंड फादर के बारे में बता रहे हैं. मेंटल प्लेस यानी फायर प्लेस, कि उनके जो ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट थी, जो पिक्चर था उनका, पेंटिंग जो था, वो फायर प्लेस होता है ना, उसके थोड़ा ऊपर लगा हुआ था इन ड्राइंग रूम में, राइट? ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने पगड़ी पहनी थी, बड़ी पगड़ी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और जो दादाजी थे उनकी जो दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट तक आ रही थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उनको देखकर लगता था कि वो 100 साल पुराने, वो 100 साल बूढ़े हैं, राइट? He did not look the sort of person who would have a wife or children. और उनको ये देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी भी कभी वाइफ या उनके कुछ बच्चे वो रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उनको देखकर सिर्फ यही लगता है कि उनके सैकड़ों, मतलब बहुत सारे हंड्रेड्स के अमाउंट में उनके जो ग्रैंडसन यानी पोता पोती होंगे, राइट? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे कि ये बात पर बिलीव करना कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी यंग थी और प्रिटी थी, उसी तरीके से ये भी बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे. और क्योंकि ये बात बिलीव करना उनके लिए थोड़ा विद्रोह वाला लग रहा था.
शी ऑफन told us of the games she used to play as a child. और जो उनकी दादी माँ थी वो उन्हें बताती थी कि वो कौन से गेम खेलते थे, वो कौन से गेम खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और वो मतलब पोएट को वो भी बिलीव नहीं होता था कि ये ऐसे खेल खेला करती थी, कभी उनके लाइफ का पार्ट था वो, और वो उसको ना उसी तरीके से ट्रीट करते जैसे कोई फेबल्स यानी फेरी टेल्स. यानी फेरी टेल्स में जैसे जो लोग हुआ करते हैं उनको लगता था ना कि जो उनकी ग्रैंड मदर उनको बता रही हैं वो इमेजिनरी है, उनको बहुत बिलीव नहीं होता था उस बात में, राइट. सो आगे कहते हैं शी हैड बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो अब उनके बारे में बता रहे हैं कि हाउ शी लुक, उनके फिज़िक के बारे में बता रहे हैं, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि वो छोटी थी और थोड़ी मोटी थी और थोड़ी बेंट थी, यानी थोड़ी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. No, we were certain she had always been as we had known her. The poet यहाँ again and again he says that his grandmother was same. मतलब वो जब से उन्हें जान रहे हैं तब से जैसे उनकी ग्रैंड मदर है उन्हें दिख रही हैं वो उनको सेम लग रही हैं, वो ये बता रहे हैं. फिर old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at same age for 20 years. और वो तो ओल्ड थी ही, तो और वो कितना ओल्ड होती, कितना ग्रो करती, कितनी ओल्ड और होती. तो वो 20 साल से वो वैसे ही सेम फेस वाली उनकी ग्रैनी है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. यानी वो कभी प्रिटी नहीं, वो बहुत सुंदर थी. जैसे कि हमारा नेचर होता है तो हमें लगता है कि जो हमारी मम्मा है, जो हमारे पापा हैं, वही सबसे ज़्यादा सुंदर है. तो उनको भी अपनी जो ग्रैंड मदर है वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगती थी. शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी वो हमेशा ही सुंदर थी. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the bead on her rosary. So, अब उन बता रहे हैं कि उनकी दादी जो है वो जब किया करती थी तो एक हाथ अपने वेस्ट पे रखी रहती थी अपने को बैलेंस करने के लिए और एक हाथ से जो है वो जब किया करती थी. हर सिल्वरी लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिटियली. सिल्वरी लॉक्स यानी उनके बाल, राइट. ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर्स. यानी उनके हेयर को वो बोल रहे हैं सिल्वर लॉक्स, राइट. अ स्कैटर अनटेडली, यानी जैसे कि वो कंपेयर कर रहे हैं उनको माउंटेन से जो कि वाइट स्नो से वो ढका होता है. और मतलब उनके पेल यानी फीके हुए उनके फेस पे उनके वाइट बाल और उनका जो लिप है वो हिलता रहता था, मूव करता रहता था कॉन्स्टेंटली. और वो कोई इनऑडिबल यानी जिसमें से आवाज़ नहीं आ रही, वो ऐसे कोई प्रेयर करती रहती थी, यानी वो जैसे जब करते हैं ना तो वो कर रही होती हैं, राइट. शी वॉज ब्यूटीफुल, येस शी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल हैं, वो ब्यूटीफुल थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. वही बोला ना मैं कि वो उनको कंपेयर कर रहे हैं किससे, माउंटेन से जो कि स्नो से कवर्ड हो. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. पीस यानी पीसफुल और कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फाइड, राइट. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी. और जो उनके पेरेंट्स थे वो उन्हें छोड़ के गए थे गांव जब वो सिटी में रहते थे.
एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम एक दूसरे के साथ थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I was loved her voice, but never bothered to learn it. Monotonous यानी नीरस, right? So वो अपने सुबह की प्रेइंग करती थी, एक नीरस को एक सिंग सॉन्ग यानी गाते हुए, राइट? वो while bathed and dressed me in the hope, वो जब उन्हें बात कराती थी और उन्हें ड्रेस पहनाती थी, तो वो ये होप करके गाती थी कि ये बच्चा है, ये सुनेगा और उसे लर्न कर लेगा, ठीक है. लेकिन पोएट थे वो सुनते थे क्योंकि उन्हें उनकी वॉइस बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी लर्न नहीं किया उसे, राइट. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed, and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me. So वो उस तरीके से तैयारी करती थी और पोएट को तैयार करती थी स्कूल के लिए, ठीक है. After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. So stale means food which is no longer fresh and pleasant to eat, right? बासी खाना, बासी जो मतलब कल की बची हुई जो चपाती होती है, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद उस पर थोड़ा बटर और शुगर डालकर वो खाते थे. और फिर she carried several stale chapati with her for a village dogs, और वो अपने साथ जो और बाकी जो बची हुई चपातियाँ होती थी उनको वो ले जाते थे किसको फीड कराने के लिए, विलेज डॉग्स, गांव के जो डॉग्स होते थे उन्हें फीड कराने के लिए वो बाकी बची हुई जो बासी चपातियाँ थी उन्हें लेकर वो जाते थे. My grandmother always went to school with me. उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो ग्रैनी थी, वो उन्हें स्कूल लेकर जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल है वो टेम्पल से अटैच्ड था. हाँ, द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ वरांडा, जब जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे वो रोज़ में बैठे हुआ करते थे वरांडा के पास और सिंग करते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन चोरस. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो बच्चे वहाँ पर प्रेयर्स और जो अल्फ़ाबेट्स थे वो गाया करते थे, और जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठकर शास्त्र पढ़ा करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का हो जाता था, we would walk back together. So वो दोनों एक साथ निकल जाते थे. This time the village dog would meet us. उस समय जो विलेज डॉग्स थे वो हमसे मिलते थे at a temple door, टेम्पल के डोर के पास ही. They followed us to our home. वो हम लोग के घर तक फॉलो करते थे. ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते. विथ ईच अदर फॉर चपातीस विथ थ्रू टू दम, वो जो चपाती वो डाला करते थे उसके लिए वो फाइट करते हुए जाते थे, उनके घर तक पूरा पहुंच जाते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी, दे सेंट फॉर अस. जब उनके जो पेरेंट्स थे जो अब सिटी में सेटल हो चुके थे, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, तो वो उन्हें बुला लेते हैं और वो टर्निंग पॉइंट होती है इन आवर फ्रेंडशिप. उनके फ्रेंडशिप में वो एक टर्निंग पॉइंट होती है. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम,
ऐसे तो हम शेयर करते थे सेम रूम को. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. हम तो वैसे तो शेयर करते थे रूम, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो स्कूल मुझे नहीं छोड़ने जाती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और वो इंग्लिश स्कूल जाया करते थे इन अ मोटर बस से जाया करते थे, जैसे हम सब जाया करते हैं, राइट. there were no dogs in the street, और वहाँ पर जो गलियाँ थी वहाँ पर कोई डॉग नहीं हुआ करते थे. and she took to feed sparrow in courtyard of our city house. तो वो क्या किया करती थी, वो स्पैरो को फीड कराना आप शुरू कर दी थी. जो उनका कोर्ट यार्ड था सिटी हाउस का, कोर्ट यार्ड था, वहाँ पर वो स्पैरो को फीड कराया करती थी. As the year rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake up me and get me ready for school. So उन लोग के बीच जो बात थी, वो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन था वो बहुत कम हो गया था. कुछ समय के लिए तो उनकी जो दादी माँ थी वो उन्हें उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. So जब मैं वापस आया था तो वो पूछती थी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया. I would tell her English word and little things of Western science. तो वो बताया करते थे कि मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड सीखे और कुछ वेस्टर्न साइंस मैंने सीखी. अब वो बताते हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज लॉ प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो वर्ल्ड है वो राउंड है. ये सारी चीज़ें जो उनके टीचर उन्हें सिखाते थे तो वो उन्होंने बताया अपनी ग्रैंड मदर को. दिस मेड हर अनहैप्पी. सो उसकी वजह से उनकी जो दादी थी वो अनहैप्पी हो जाती हैं. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो जो थी वो अब उनको हेल्प नहीं कर सकती थी उनके लेसन्स में. She did not believe in the things they taught at school, English school, and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. So वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो हेल्प नहीं कर सकती थी और उन्हें बिलीव भी नहीं था कि ये क्या इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें तो गॉड और शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है. हाँ, सो आगे बताते हैं. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. सो वो एक दिन बताते हैं कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं. तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. सो वो उसे अच्छा नहीं मानती थी, उसे एरोटिक और या फिर कह सकते हैं रूड अच्छा नहीं मानती थी, असिस्ट मानती थी, राइट. हिंदी में असिस्ट बोलते हैं. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स. सो वो हार्लट्स यानी द वुमेन हु हैज़ मेनी कैजुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप, और यू कैन से द प्रोस्टिट्यूट. तो ये जो वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसे अच्छा नहीं मानती थी, उसे असिस्ट मानती थी. और ये जो भिखारी होते हैं और जो ये वैश्याएँ होती हैं उनके लिए है ये एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉल्क. और ये जेंटल लोगों के लिए, जेंटलमैन के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल. तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी वो डिसअप्रूवल उनकी बता रही थी. शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद, ये जानने के बाद वो मुझसे रेयरली कभी बात किया करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. तब मुझे एक रूम मिला मेरा खुद का. यानी पोएट राइटर बता रहे हैं कि उनको जो रूम मिला वो उनका खुद का था. अब मतलब वो अपनी दादी से रूम भी नहीं शेयर कर रहे हैं. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. जो उनका जो कॉमन लिंक था जो फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया.
जो उनका कॉमन लिंक था, मतलब वो रूम शेयर करते थे, अब तो वो रूम भी नहीं शेयर कर रहे हैं। और वो सब जानने के बाद उनकी ग्रैंड मदर उनसे कभी कभी बात करती थी। अब उनका रूम भी अलग हो गया यूनिवर्सिटी में। सो आगे बता रहे हैं, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सर्कुलेशन विथ रिजाइनेशन। सो रिजाइनेशन क्या होता है? इसका दो मीनिंग है। एक मीनिंग है एन एक्ट ऑफ रिजाइनिंग ऑफ जॉब, राइट, एंड दूसरा जो मीनिंग है द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल बट इनएविटेबल, राइट। सो जो सेकेंड मीनिंग है वही उनकी ग्रैंड मदर के साथ था कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं की थी, उन डिज़ायरेबल नहीं था, पर उसको वो टाल भी नहीं सकती थी, उसको हटा नहीं सकती थी। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन, राइट। सो सेक्लूजन यानी एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल। सो बिल्कुल अलग कह सकते हैं, तन्हाई जैसा, मतलब बिल्कुल अलग प्राइवेटली रहने लगी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो वो चरखा, वो जो स्पिनिंग व्हील चलाती थी, तो वो उसको कभी कभी छोड़ती थी, वो दूसरे लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. So वहाँ पर जो स्पिनिंग व्हील है वहाँ बैठती थी और प्रेयर जो थी उसे पढ़ती थी, रिसाइट करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. So जो आफ्टरनून में वो थोड़ा बहुत जो बैठती थी रिलैक्स होकर, वो स्पैरो को, मैं बताई ना कि जब डॉग नहीं मिले उनको तो वो स्पैरो को फीड कराना शुरू कर दी, तो वो फीड कराने, तो वो रिलैक्स बैठती थी स्पैरो को फीड कराने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirruping. जब वो बरामदे में बैठती थी, वो जब ब्रेड की पीसेस जो है उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ रही होती थी, तब उनके अगल बगल हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट हो जाती थी और क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, यानी नॉइज कॉज्ड बाय स्पैरोज दैट स्कैटर्ड एंड पर्स्ड अराउंड द ऑथर्स ग्रैंडमदर, राइट। Some came and perched on her leg. कुछ आते थे और उनके जो पैर पे है वो चोंच मारते होंगे। Other on her shoulder, तो दूसरे जो आते थे वो मतलब कुछ पैर पे कुछ शोल्डर पे उन्हें पर्स किया करते थे। Some even sat on her head, और कुछ तो उनके सर पे बैठा करते थे। She smiled but never shooed them away. सो शूट मीन्स उन्हें भगाना। सो वो स्माइल करती थी, वो कभी उन्हें भगाती नहीं थी कि तुम दूर भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये सबसे ज़्यादा खुशी वाला आधा घंटा होता था उनके पूरे डे में। When I decided to go abroad for further studies, तो यहाँ पर 4th फेज स्टार्ट हो जाता है। जब वो डिसाइड करते हैं कि मैं अब्रोड अब पढ़ाई करूँगा, आगे पढ़ाई अब्रॉड में होगी। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं श्योर था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी, यानी नाराज़ होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। सो मैं उनसे 5 years दूर रहूँगा, कोई उनकी एज भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर खुद बता सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो भावुक भी नहीं हुई। उनको लगा कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो थोड़ी दुखी होंगी, अपसेट होंगी, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो आई उनको रेलवे स्टेशन पे उनको छोड़ने के लिए, ठीक है। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उनसे ज़्यादा बात नहीं की या फिर कोई इमोशन भी शेयर नहीं की। हर लिप्स मूव्स इन प्रेयर, और वो कॉन्स्टेंटली प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो भी प्रेयर में ही गुम था।
हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो फिंगर्स थी वो माला जप कर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई बिजिट शी किस्ड माई फोरहेड. सो वो बता रहे हैं कि वो उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उनके फोरहेड पर किस करती हैं. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. और वो जो किस करती हैं तो उन्हें लगता है कि ये अब लास्ट जो है इम्प्रिंट्स है मेरी दादी माँ का, उसके बाद शायद कोई फिज़िकल जो है कांटेक्ट ना हो उन दोनों के बीच में. चेरिश्ड यानी प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंगली, राइट. बट दैट वाज नॉट सो. पर ऐसा हुआ नहीं. आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन. और उनकी दादी माँ उनको स्टेशन पे लेने आई थी, तो वो 5 साल बाद उनसे जब वापस आते हैं तो अपनी दादी माँ से मिलते भी हैं. उन्हें लगता है कि उनकी दादी माँ उनके जाने के बाद जो है डेथ एक्सपायर कर जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है. उनकी दादी माँ रहती हैं. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. और उनकी जो दादी माँ थी वो एक दिन भी बूढ़ी, मतलब जितना वो देख के गए थे उससे एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी उन्हें. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. और अभी भी उनके पास बात करने के लिए कोई भी समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. सो जब वो मुझे गले भी लगाती हैं तो मैं सुन सकता हूँ कि वो जो अपने प्रेयर्स हैं उन्हें पढ़ रही हैं और रिसाइट कर रही हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebukes. सो मेरे आने के बाद भी लेकिन मेरी जो दादी माँ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो वही था कि जब वो स्पैरोज़ को फीड करा रही हैं. फ्रिवलस रिब्यूक्स यानी स्कोल्डिंग इन अ सिली मैनर. सो वो जो उन्हें डांट रही हैं और जो उन्हें फीड करा रही हैं स्पैरो को, तो उनका जो डे का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो वही है. उन लेखक के आने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ. इन द इवनिंग अ चेंज केम हर ओवर हर. शाम के टाइम में उनके ऊपर एक चेंज आता है. शी डिड नॉट प्रे. वो प्रे नहीं करती हैं. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड. वो वुमेन्स को कलेक्ट करती हैं. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. वो एक ओल्ड ड्रम को देख पाती हैं और उसे सिंग करना गाना शुरू कर देती हैं. फॉर सेवरल आवर्स कुछ घंटों के लिए शी थम्प्ड यानी हिट और स्ट्राइक हैविली स्पेशली विद द फिस्ट और अ ब्लंट इम्प्लीमेंट, राइट. द सैगिंग स्किन ऑफ dilapidated drum and sang of a homecoming of warriors. She had to persuade her to stop to avoid overstrainings. Here, sagging skins of dilapidated drum symbolize the old or withered skin, right? So, she sang for homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. Overstraining यानी अत्यधिक तनाव. हमें उनको उससे बचाने के लिए उनको रोकना पड़ा. उनको बोले कि आप अब बस करिए, क्योंकि उनकी दादी माँ कभी गाती नहीं थी, वो प्रेइंग करती थी और फिर वो उस दिन बहुत ज़्यादा गा रही थी. That was the first time since I had known her that she did not pray. और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं उनको जाना कि वो प्रे नहीं कर रही हैं. वो कुछ और कर रही हैं पर प्रे नहीं कर रही हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और दूसरे दिन सुबह वो बीमार हो गए. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. वो माइल्ड फीवर था और डॉक्टर हमें बोले कि वो चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग तरीके से उसको अलग तरीके से सोची. और शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर.
और वो बोली कि जो मेरा एंड है वो बहुत पास है. She said that since only a few hours before the close of last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. So उनके लास्ट टाइम में वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी और वो उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी. We protested, हमने विद्रोह किया, but she ignored our protests. लेकिन उन्होंने हमें इग्नोर किया, हमारे प्रोटेस्ट, हमारे विद्रोह को इग्नोर किया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और वो पीसफुली अपने बेड पर लेट गई और अपने माला पर जो प्रेइंग करती थी, वो जप करती थी, वो अपना कंटिन्यू कर दी चैंटिंग. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. तो सस्पेक्ट यानी सस्पेक्ट मतलब have an idea of existence without certain proof, right? So this is meaning of suspect. So हमें शंका होती ही उनके लिप्स थे वो मूव करना बंद कर दिए थे और जो उनकी माला थी उनके हाथ से छूट गई, गिर गई. उनकी लाइफलेस फिंगर, जो उनकी फिंगर थी उसमें कोई जान नहीं थी. A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead. Pallor यानी पीलापन. तो उनके फेस पर एक पीलापन छा गया, एक शांति भरा पीलापन छा गया और हमें पता चल चुका था कि अब वो मर चुकी है. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. So उन्हें जब पता चल गया कि वो मर चुकी है तो जैसा कि कस्टम है, कस्टम यानी हम यूजुअल जो प्रैक्टिसेस करते हैं जो सोसाइटी में पहले से चली आ रही है वो कस्टम. सो उन्होंने उन्हें उतारा बेड पे से और उन्हें ग्राउंड पर लिटाकर उन्हें एक रेड श्राउड यानी कफन उड़ा दी. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल. सो दुख मनाने के बाद, शोक करने के बाद हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ा और हमने फर्नल यानी अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. और हमने शाम को उनको रूम में एक क्रूड स्ट्रेचर से उन्हें ले गए उनके अंतिम संस्कार के लिए. द सन वॉज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of a golden light. और उस वक्त सूरज ढल रहा था और सूरज की रोशनी से वरांदे और रूम में गोल्डन लाइट जो है वो एंटर कर रही थी. We stopped halfway in the courtyard और हम आधे रास्ते पर कोर्टयार्ड में रुक गए. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. So वहाँ पर thousands of sparrow थी और जहाँ पर उनकी दादी माँ wrap थी कफन में. There was no chirping और जैसे साउंड निकालती थी वो स्पैरोज, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था. We felt sorry for birds and my mother fanned some bread for them. और हमें बुरा लग रहा था उन बर्ड्स के लिए कि किस तरीके से उनकी दादी उन्हें खिलाया करती थी और एक टाइम जो है उन्हें दिया करती थी, उन्हें फीड करती थी, उनके साथ मतलब उन्हें डांटती थी और उन्हें भगाती नहीं थी. सो उनकी मदर ने थोड़ा सा ब्रेड उनके लिए ला कर दिया, ब्रेड पीस. उन्होंने she broke it into little crumbs the way my grandmother used to. तो उन्होंने उसी मैनर में उसी तरीके से उसे ब्रोक किया, उसे तोड़ा जिस तरीके से उनकी दादी माँ किया करती थी. and threw it to them और वो उनको दे देती हैं. the sparrow took no notice of the bread. लेकिन स्पैरो होती हैं वो कोई भी जो है ध्यान नहीं देती ब्रेड पे. When we carried, my sparrow took no notice on the bread.
When we carried my grandmother corpse off, they flew away quietly. तो जैसे वो अपनी ग्रैंडमदर को ले जाते हैं तो वो सारी शांति से उड़ जाती हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना पड़ता है, जो स्वीपर को क्या करना पड़ता है, जो झाड़ू लगाता है, तो उन्हें सारे ब्रेड के जो क्रम्स थे जो उनकी मम्मा ने दिए थे स्पैरोज़ को फीड कराने के लिए, जैसे उनकी दादी दिया करती थी, तो वो सारे ब्रेड के जो पीस थे उसे डस्टबिन में डालना पड़ा. यानी कोई भी स्पैरो उसे नहीं खाती है और उन्हें भी बहुत शौक था और वो सारी उड़ जाती हैं. सो दिस वॉज स्टोरी. थैंक यू.